हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूँ आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि मंथली बेसिस पर जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही होंगी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आज हम एनवायरनमेंट की न्यूज़ को कवर करेंगे और एनवायरनमेंट में जो भी पूरे जून मंथ में महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसको। और मैं पहले आपको वो खबरें दिखा देता हूं कि क्या हम आज कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जिसमें हम कैनोपी पुल से संबंधित एक खबर कवर करेंगे, जिसमें हुलू गिबॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो गिबॉन सेंचुरी है असम की, उसमें कुछ जो डेवलपमेंट किए गए हैं वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, वहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव, अर्बन हीट आइलैंड को लेकर के, आपको पता है कि हीट को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा ये सब चर्चा में है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उसमें जो हमारे शहर हैं वो अपने आप में कैसे बन गए, हीट आइलैंड्स बन गए हैं, उसको लेकर के एक चर्चा करेंगे। उसके अलावा कोया जनजाति और महुआ एक फल होता है, मतलब एक वृक्ष होता है जिसमें एक फ्रूट निकलता है जिसका नाम है महुआ, वो कोया जनजाति को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है, उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि पहली बार है जो IUCN ने अपनी वैश्विक लाल सूची जो है मैंग्रोव को लेकर के जारी की है। ठीक है, और वैश्विक प्लास्टिक संधि है जो, इसको लेकर डिस्कस किया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि जो है वो देखने को मिली, जिसमें भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, इसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर सेस लगा दिया है बेंगलुरु में। ठीक है, तो उसमें कुछ विवाद हुआ है, वो डिस्कस किया जाएगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है। क्योंकि जो आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चीता जो चल रहा था, जिसकी वजह से कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में रही, और कूनो से शिफ्ट होकर के गांधी सागर में अभी जो चीते हैं, जो एक्स्ट्रा में चीते हो गए, उनको वहां शिफ्ट किया जा रहा है। तो अब वो तैयार हो चुकी है, तो उसको लेकर के चर्चा है। एक नई प्रजाति है जो वो मिली है, जो कि रेप्टाइल की कैटेगरी की नहीं है, देखने में वो रेप्टाइल लगती है, तो उस पर एक चर्चा है। उसका नाम क्या है कुछ, क्योंकि इस तरह के जो फैक्ट हैं वो पूछ लिए जाते हैं। लिम्बलेस है, ठीक है, अंगहीन है। तो ये और किस कैटेगरी में है, उभयचर है। ठीक है, उभयचर क्या होते हैं, मतलब जो पानी में और जो स्थल में दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, हरित हृदय से शासन के लिए स्थान बनाए, मतलब ये एक मेंस के लिए अच्छा टॉपिक है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के कॉमर्शियल वाले पार्ट पे फोकस नहीं करना है। अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमारा फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए, फोकस पॉइंट होना चाहिए प्योरली पर्यावरण। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने छांटे हैं कि जो इस मंथ के हिसाब से आपके जून के महीने के प्री और मेंस को कवर करते हुए यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो पहली खबर पे आ जाते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है जो, तो रेलवेज ने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया कैनोपी ब्रिज अक्रॉस ट्रैक इन असम गिबन हैबिटेट। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो रेल मंत्रालय है, उसने जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, उसने क्या है कि यहाँ पर यह फोटो से आपको समझ में आएगा कि ये एक कैनोपी ब्रिज बनाया है। ठीक है, अब कैनोपी ब्रिज क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो सेंचुरी है गिबन सेंचुरी, जो कि कहां पर है, असम में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि गिबन सेंचुरी जो असम में है, वहां पर एक बीच में रेलवे ट्रैक निकला हुआ है। और क्योंकि वहां बीच में रेलवे ट्रैक निकला है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो गिबॉन्स है एक तरफ से जब इस तरफ आते हैं तो वो टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती हैं इनकी। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो इस कारण से क्या किया गया है, एक कैनोपी ब्रिज बनाया गया है। अब ये कैनोपी ब्रिज क्या होता है, ये आप समझ पा रहे होंगे, इस फोटो में ही दिख रहा है कि देखो एक पेड़ ये बना है, एक पेड़ ये है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, एक ये ब्रिज बना दिया। तो अगर किसी को इधर से इधर जाना है, ठीक है, किसी गिबॉन को इधर से इधर जाना है, तो वो क्या है, इस ब्रिज के सहारे ऊपर से निकल जाएगा, रेलवे ट्रैक को बाईपास करता हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये आप देख पा रहे होंगे, ये कई सारे यहाँ पर क्या है, रोप से एक ब्रिज जैसा बना दिया है। तो कैनोपी ब्रिज है जो बनाया। तो क्या याद रखेंगे इसमें हम कुछ चीजों को याद रखेंगे। क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए हेडिंग डाल लीजिए साथ में, किसको, हुलू गिबॉन को लेकर के।
ठीक है। हुलू गिब्बन, गिब्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिब्बन। ठीक है, हुलू गिब्बन को लेकर के आप लोगों को हेडिंग डालना है और यहां पर सबसे पहले ये बात लिखनी है कि ये है क्या। तो अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने फोटो में देखा अभी कि बंदर जैसा दिख रहा है, तो मतलब वानर की ही प्रजाति का है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वानर की प्रजाति का है। प्लस दूसरी चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये सबसे, वानर की प्रजातियों में सबसे छोटा और सबसे तेज। ठीक है, क्या, सबसे छोटा और सबसे तेज। दो फैक्ट आपको ये याद रखने हैं इस प्रजाति का, ये सबसे छोटा सबसे तेज है। प्लस यहां पर जो आपको फैक्ट याद रखना है कि भारत में ये कहां मिलेगा, तो भारत में मिलते हैं ये आपके जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वहां पर ये देखने को सबसे ज्यादा जो इनकी प्रजातियां हैं वो वहां पर मिलती हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर मिलते हैं, किन जंगलों में मिलते हैं, ये आपके साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के जंगल्स में मिलेंगे, मतलब उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है, यहां पर मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको साथ साथ लिखते भी चलना है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में ये देखने को मिलेंगे, कहां पर, साउथ ईस्ट एशिया में पूरे। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे वो ये है कि IUCN की जब हम वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, तो वैसे तो ये देखो एक ही है, लेकिन IUCN की वेबसाइट पे आप जब देखेंगे तो इसकी दो कैटेगरी देखने को मिलेंगी, एक वेस्टर्न हुलू गिब्बन, ठीक है, एक मिलेगा आपको वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, ठीक है, आपको एक मिलेगा पश्चिमी हुलू गिब्बन और एक मिलेगा पूर्वी यानी कि ईस्टर्न। तो मैं ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि यहां पर IUCN की जब हम वेबसाइट पे देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वेस्टर्न हुलू गिब्बन को इन्होंने किस कैटेगरी में रखा है, इन्होंने इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, मतलब संकटाग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, एंडेंजर्ड। ठीक है, इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये ईस्टर्न हुलू गिब्बन भी है, ईस्टर्न। ठीक है, और जो ईस्टर्न हुलू गिब्बन है उसको रखा गया है वुल्नरेबल कैटेगरी में, मतलब सुभेद्य कैटेगरी में रखा गया है। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है कि IUCN की वेबसाइट पे हुलू गिब्बन की दो अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे रखी गई। तो भारत में जो मिल रही हैं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिलती हैं वो ईस्टर्न हुलू गिब्बन है, जो ये असम और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में भारत में जो मिल रहा है वो ये वाली कैटेगरी मिल रही है, ये नहीं मिलती। ठीक है, ये असम में, भारत में कहाँ पर मैक्सिमम, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, असम और अरुणाचल में। ठीक है, असम और अरुणाचल में ये वाले मिलेंगे। तो इतने फैक्ट कम से कम आप इसके याद रखिएगा। प्लस ये बात भी याद रखना कि ये जो गिब्बन सेंचुरी है ना, गिब्बन सेंचुरी है, जो गिब्बन वाइल्ड अभ्यारण्य आप लिख लीजिए। ठीक है, गिब्बन अभ्यारण्य है जो, ये आपको कहां पर मिलेगा, ये असम में है। ठीक है, असम में। ठीक है, ये कहां पर है, असम में है। और इसी में रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक पर कैनोपी बनाने की बात हो रही है। ठीक है, कौन बनाएगा, रेल मंत्रालय। ठीक है,
रेल मंत्रालय है जो ये इसको बनाएगा। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको कम से कम इसमें याद रखने हैं जितने मैंने अभी आपको समझाए। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिखा दिया है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए अगली में चलते हैं, और अगली आप देख पा रहे हैं अर्बन हीट आइलैंड को लेकर के है। अर्बन हीट आइलैंड को लेकर के देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हमेशा से चीजें चर्चा में रही हैं। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड्स अभी शहर हैं जो वो अर्बन हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो वैश्विक तापन। ठीक है, वैश्विक तापन का मतलब हुआ कि अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं तो ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य से आपको पता है कि ये शॉर्ट वेव्स आई और लॉन्ग वेव्स ऐसे करके ये जाती हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी में शॉर्ट वेव्स से अंदर आई और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, इस जगह पर आप देखेंगे ये हमारा एटमॉस्फेयर मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं। ठीक है, और ये वो गैसेस हैं। ठीक है, ये वो गैसेस हैं, मतलब आप इनको ही ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, कुछ गैसेस हैं यहाँ पर, और वो जो गैस हैं वो क्या करती हैं, वो हमें एक रहने योग्य वातावरण देती हैं, रहने योग्य वातावरण। ठीक है, अब आप इसको नेगेटिव मत मान लीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैस कैसे, सर ये तो नेगेटिव चीज बता रहे हो। नहीं नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस नेगेटिव नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा वो जब बढ़ जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। कैसे होता है मैं बताता हूं अभी आपको। ठीक है, तो ये क्या है, रहने योग्य बनाती है। ठीक है, रहने योग्य। तो अब क्योंकि ये रहने योग्य बना रही हैं इस जगह पर, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जब यहाँ से जितना आ रहा है इनकमिंग रेडिएशंस जितनी आ रही हैं, ठीक है, और जो आउटगोइंग रेडिएशंस जितनी जा रही हैं, ठीक है, इनका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि ये जो गैसेस हैं ये यहाँ पर क्या है कि इस किरण को रोकेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब इनकी जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेस की जब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर क्या है कि ये यहाँ से निकलने वाली जो किरणें हैं उनको ये रोक लेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये जो गर्मी जितनी यहाँ पर वापस चली जानी चाहिए थी, बाहर निकल जानी चाहिए थी, वो बाहर ना निकल करके यहाँ पर ट्रैप हो गई है, रुक गई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है तो। ठीक है, तो ये चीज है जो वो कहीं ना कहीं आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी ना कि देखो अगर जितनी किरणें आई वो सारी की सारी निकल जाए तो इतना ठंडा हो जाएगा कि हम रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन गैसेस का होना बहुत जरूरी है। अब ये गैसेस जब हैं तो वो क्या है, इसको रोकती हैं और रोकने के बाद यहाँ पर रहने योग्य बनाती हैं। लेकिन जब गैसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, उनकी सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये काफी ज्यादा हीट को रोक लेंगी और ये जो काफी ज्यादा हीट है ये परेशानी का कारण बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये फिर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, तो अर्बन हीट आइलैंड को लेकर के है। तो अभी अब ग्लोबल वार्मिंग अगर ज्यादा बढ़ेगी तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपके जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर, है ना। और आप जानते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हमने COP21 यानी कि पेरिस समिट, ठीक है, ये सब याद हो गया होगा अब तक आपको। ठीक है, पेरिस सम्मेलन जो हुआ था इसमें हमने कुछ वादे किए थे। और क्या था वो वादा? पेरिस समिट में जो UNFCCC की जो बैठक हुई थी उसमें हमने वादा किया था कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान को ऊपर नहीं जाने देंगे। किसके कंपैरिजन में? 1.5 डिग्री मतलब कब के कंपैरिजन में? जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसके समय से कंपेयर अगर करेंगे, मतलब 1850 से आप मान लीजिए कि 1850 के कंपैरिजन में 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन हुआ क्या? अभी जो नई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं, जो ये इसमें नई रिपोर्ट जिसने चर्चा किया है वो ये बता रही है कि अभी स्थिति ऐसी है, पहले की रिपोर्ट्स बताती थी कि 1.1 डिग्री सेल्सियस तक हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी वाली जो रिपोर्ट है वो क्या बता रही है? वो तो कुछ ज़्यादा ही गंभीर बात कर रही है और वो कह रही है कि हम 1.45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अब आप समझिए मार्जिन कितना कम है। देखो 1.5 बनाया गया है ये मानक, तो क्यों बनाया गया? मतलब इसलिए ही तो बनाया गया कि भाई इसके ऊपर अगर गए तो क्या होगा? अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गए तो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। तो वो कंट्रोल के भीतर रहें, बाहर ना निकलें, इस लिहाज से यहां पर यह ध्यान रखा गया है कि
1.5 डिग्री को रोक करके यहाँ पर इससे ऊपर नहीं जाने देना है, ठीक है। हालांकि आपने ये भी पढ़ा होगा कहीं कहीं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस से तो कतई ऊपर नहीं जाने। लेकिन जैसे ही मैं 2 डिग्री बोलता हूँ ना, तो 2 डिग्री कहते ही बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो डूब जाएंगे। तो बहुत सारे आइलैंड जब डूब जाएंगे तो फिर क्या मतलब रहा, तो आपको 1.5 पर ही रोक के रखना होगा, ठीक है, वैश्विक तापन को। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब बात यहाँ पर आती है, इस टॉपिक पे और आगे बढ़ते हैं। तो इस अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर एक नई चीज जो बताई गई है वो बताया गया है वेट बल्ब टेम्परेचर को लेकर के। अब ये क्या चीज है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। देखिए ये क्या चीज है, आप पहले ऐसे समझिए कि आप जब मोबाइल पे कई बार पढ़ते होंगे कि भाई कितना तापमान है यहाँ पर, तो लिखा रहता होगा कि अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी रहती होगी फील्स लाइक 42 डिग्री, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा ना कि लिखा है कि तापमान है 40 डिग्री लेकिन महसूस हो रहा है 42 डिग्री। या आपने पढ़ा होगा कि तापमान है 25 डिग्री और फील्स लाइक 30 डिग्री, है ना, ऐसा पढ़ा होगा आपने कई बार। तो जब आप इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो ये भाई अंतर क्या है, जब तापमान 40 है तो महसूस इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, 42 डिग्री क्यों महसूस हो रहा है, तो यहां पर एक ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां पर ऐड होता है आपका ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता है जो वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो आर्द्रता वाला फैक्टर, ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर, आप देख रहे होंगे चिपचिपापन जब आने लगता है, एक तो गर्मी है और एक गर्मी के साथ साथ क्या है, उमस वाली गर्मी, समझते हैं ना इस चीज को। तो उमस वाली जब गर्मी हो जाती है तो फील्स लाइक 42 डिग्री जब बोलते हैं तो मतलब वहां पर ह्यूमिडिटी वाली चीज जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अब इसी ह्यूमिडिटी वाली चीज को ऐड होने के बाद जब हम नापते हैं तो इसको किस चीज से नापा गया है, इसको वेट बल्ब टेम्परेचर कह दिया जाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर को नापने का तरीका क्या होता है कि आप थर्मामीटर लीजिए, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर लीजिए और इस थर्मोमीटर में ऊपर से एक गीला कपड़ा लपेट दीजिए, ठीक है, गीला कपड़ा, ठीक है, गीला कपड़ा आप इस पे लपेट दीजिए और ये जो गीला कपड़ा है वो यहां पर क्या बताएगा मिला करके, अब ये निकल के आएगा, टेम्परेचर तो निकल के आएगा ही, साथ साथ इसमें ह्यूमिडिटी वाला एंगल भी साथ में जुड़ा होगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी वाला एंगल भी जुड़ा होगा। तो ये हो गया आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। WHO ने क्या है, इसकी लिमिट बता रखी है, WHO ने इसकी लिमिट बता रखी है। लिमिट क्या बता रखी है, देखिए जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो इसका मतलब आपको ये नहीं है कि जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं अखबार में वो सारे आपको पढ़ने हैं और जितना उसमें लिखा है सब A to Z आपको याद कर रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा जो आर्टिकल आया है उसमें से क्या हमारे काम का है, कितना हम निकाल लें तो हमारा काम यहां पर बन जाएगा और यूपीएससी वहां से क्या पूछ सकता है। ये जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक ये हमेशा आपके लिए एक चैलेंज बना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वो फैक्ट वगैरह ध्यान में रखने होंगे, वो मटेरियल, वो मैटर आपको ध्यान में रखना। देखिए ये सारी चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी ना, कभी कोई टीचर स्टैटिक पढ़ाते समय ये चीज का जिक्र भी करेगा, है ना। तो यहां पर इसलिए करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो WHO ने एक लिमिट बना रखी है किसकी, वेट बल्ब टेम्परेचर की, और वो लिमिट है 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। और कहा जा रहा है कि हमारा जो चेन्नई शहर है ना, कहा जा रहा है कि चेन्नई में ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर से काफी ऊपर निकल गया है, मतलब ह्यूमन सर्वाइविलिटी से ऊपर निकल गया है, जहां पर जो क्षमता है ह्यूमन की जितने में रह सकते हैं उसके ऊपर जा चुका है। 38 डिग्री सेल्सियस जो हमने फिक्स किया है उससे काफी ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे एक हीट आइलैंड जैसा बन गया है। क्या, हीट आइलैंड, मतलब हीट आइलैंड को आप ऐसे समझिए कि देखो पूरा चेन्नई तो कंक्रीट का बना दिया, अब कंक्रीट बन गया, बारिश हुई, पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपने दो समस्याएं भी रिसेंटली देखी होंगी, वहां पर बाढ़ की समस्या भी बहुत ज्यादा, गर्मी की समस्या भी बहुत ज्यादा है ना। गर्मी की समस्या इतनी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि जब जो मिट्टी थी जहां पर पानी जो नीचे जा सकता था वो अब जा ही नहीं पा रहा है, पूरा आपने कंक्रीट बना दिया है। इवन आपने जो बीचेस हैं, जो समुंदर है उसके किनारे किनारे भी आपने क्या कैसा बना दिया है, पूरा कंक्रीट का बना दिया। तो कंक्रीट का एक जंगल, रियल एस्टेट का एक भारी डेवलपमेंट किया गया है, वहां पर मैंग्रोव्स के पेड़ों को काटा गया है। तो ये सारी कहीं ना कहीं तो दिक्कत देंगे ही देंगे। तो वो जो दिक्कतें हैं वो
वो है जो वो सब मिला करके क्या कहता था कि ये अपने आप में एक आइलैंड बन गया। कैसा आइलैंड है ये? हीट आइलैंड, ठीक है, एक गर्मी का आइलैंड जैसा बन गया है कि वहां पर आप नीचे, क्योंकि सोख ही नहीं पा रही है, धरती है जो जितनी एब्जॉर्व कर लेती थी हीट को, अब वो एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, कंक्रीट का बन गया। पानी जो एब्जॉर्व नीचे चला जाता था, जिसकी वजह से वाटर लेवल ऊपर रहता था, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। तो ये सब क्या है कि समस्या क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो अर्बन हीट आइलैंड चेन्नई के लिए कहा जा रहा है कि हमारा जो चेन्नई शहर है, ठीक है, वो इस सर्वाइवलिटी, ह्यूमन सर्वाइवलिटी के ऊपर निकल गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो अर्बन हीट आइलैंड के जो इफेक्ट है उसको समझना होगा, अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट को, प्रभाव को, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रभाव की बात करूं तो पहले आप, मैं जो कह रहा हूं वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस बात को ऐसे समझिए, मैं सिंपल सी ये बात बता रहा हूं कि ये मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, ये गांव है और ये आपका ये शहर है, ठीक है, पास में ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह में और इस जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप जैसे ही रूरल एरिया से, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया से शहरों की तरफ जैसे ही आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या है कि काफी ज्यादा तापमान है जो वो बढ़ा हुआ दिखेगा, गर्मी का फैक्टर है जो वो यहाँ पर दिखेगा, और इन दोनों की सराउंडिंग में कम से कम आपको 2 से 4 डिग्री का अंतर देखने को मिल जाएगा, जबकि दोनों ही काफी पास है, ठीक है। तो अगर ये बात को आप महसूस कर पा रहे होंगे तो अब बताइए इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। अब आप अपने दिमाग से सोचिए और प्रभाव पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव, अगर इस प्रभाव के बारे में बताएं तो देखो, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर अर्बन हीट आइलैंड अगर बनेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा भाई, वहां पर गर्मी का स्तर काफी ज्यादा होगा, ठीक है, गर्मी का स्तर काफी ज्यादा होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। जल स्तर में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, जल स्तर में कमी देखने को मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हैं वो आपको जो भी दिमाग में आ रहा है आप इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इसके मेन जो इस आर्टिकल का जो पार्ट है वो है सॉल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है। मेन चीज है जो इस आर्टिकल की वो है सॉल्यूशन वाला पार्ट, और सॉल्यूशन जो बताता है वो ये है कि हमें कैसे इसको बचाव करना है, जो अर्बन हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं उसका किस तरीके से हमें बचाव करना है। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो जल संरक्षण करना होगा, ठीक है, पानी का संरक्षण करना होगा, ठीक है, पानी का संरक्षण, ठीक है, जल का संरक्षण करना होगा। इसके अलावा ग्रीन कवर को बढ़ाना होगा, है ना, आप यहां पर लिख सकते हैं कि ग्रीन कवर की कमी, ग्रीन कवर समझ रहे हैं, पेड़ पौधों की कमी, तो आप यहां पर लिखिए कि ग्रीन कवर को बढ़ाना होगा, ग्रीन कवर को बढ़ाना होगा, ग्रीन कवर को बढ़ाना होगा। भाई जो पेड़ पौधे हैं जो काटे जा रहे हैं उनको जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं तब तक, देखिए पेड़ पौधों में बहुत सारा कार्बन है जो वो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं। अगर पेड़ पौधे काट देंगे आप तो पहले तो वो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो जो सोख लेते थे वो नहीं कर पाएंगे, प्लस दूसरा ऑलरेडी जो जंगलों में पेड़ अपने भीतर जड़ों में, तने में, पत्ती में, हर जगह पर जो कार्बन समेटे बैठा है वो भी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा, तो उल्टा ऐड और कर देंगे आप अगर जंगल वगैरह काटे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कवर को बढ़ाना होगा। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि चेन्नई के जैसे चेन्नई ने अब क्या किया है, वहाँ पर डिटेल्ड हीट मैप बना रखे हैं, मतलब सभी को, जिन भी शहरों में ये समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा चेन्नई को तो हम एक मानक की तरह ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले ये समस्या देखने को मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी जगहों पर नहीं है। तो एक आपको क्या है, हीट मैप, डिटेल्ड हीट मैप बनाने होंगे, ठीक है, डिटेल्ड हीट मैप बनाने होंगे। और ये जो हीट मैप है ये बताएंगे, हीट मैप है जो ये बताएंगे कि भाई किस तरह की प्रॉब्लम किस जगह पर है, तो जिसकी वजह से आपको जब ये पता होगा कि भाई इस पूरे स्टेट के भीतर इस छोटे से जिले में क्या कंडीशन है, इस दूसरे जिले में क्या कंडीशन है, कहाँ पर ग्रीन कवर ज़्यादा है, कहाँ पर पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये सब जब आपने डिटेल में बना रखा होगा तो फिर आप आइडिया लगा लेंगे कि भाई इस जगह पर गर्मी का स्तर ज़्यादा है, तो वहाँ की समस्याओं को आप पता करो और फिर उसके सॉल्यूशन में मैप बनाइए और उसके बिहाफ पे फिर सॉल्यूशन लेकर के आने होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिवाइडर, ठीक है, जो रोड बनाए वो कैसी बनाए, डिवाइडर वाली रोड बनाए। और डिवाइडर वाली रोड में क्या होता है, भाई ये रोड बीच में जा रही है, इधर रोड है इधर रोड है, तो इसमें बीच में आप क्या ग्रीन कवर बना सकते हो,
एक तो, ठीक है। प्लस जो पानी है उसको क्या है कि डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है। इधर आप ये रोड जा रही है पूरी और यहाँ पे पानी गया, तो रोड को ऐसा बनाओ कि पूरा पानी इस जगह पर आए। अब यहाँ पर क्या करो, आप नाली बना लो, ठीक है, नाली बना लो, इधर एक नाली बना लो। अब ये पूरा पानी आप जहां चाहोगे वहां डाइवर्ट करके आप ले जा सकते हो और फिर उसको नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करो, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना एक बहुत जरूरी है। तो इस तरह के कुछ इनोवेटिव काम आपको करने होंगे, ठीक है। डिवाइडर है जो वो बनाने होंगे और डिवाइडर बना करके यहाँ पर आप दो चीजें कर सकते हो, एक पानी का संरक्षण कर सकते हो और दूसरा जो ग्रीन कवर है, ग्रीन कवर उसको बढ़ा सकते हो। यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दो, ठीक है, ग्रीन कवर बढ़ा सकते हो तो गर्मी कम हो जाएगी। और बताइए और क्या हो सकता है। एनडीएमए ने अपनी एक गाइडलाइंस जो दी है उसको फॉलो करो। एनडीएमए की गाइडलाइंस, एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है, ठीक है, एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करो। प्लस इसके अलावा ये हर एक राज्य का अपना एक हीट एक्शन प्लान होना चाहिए, ठीक है। हर राज्य का अलग अलग क्यों होना चाहिए, हीट एक्शन प्लान होना चाहिए। हर राज्य का अलग हीट एक्शन प्लान होना चाहिए। अलग इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए हर जगह पे अलग समस्याएं हैं, हर जगह का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। अब क्योंकि वो वेरी कर रहा है तो इस वजह से आपका अपना जब तक प्लान नहीं होगा तो उसके हिसाब से आप इवन हर जगह की टरेन अलग है ना, जो भूपृष्ठ है वो अलग है, तो इसलिए अपना अलग हीट एक्शन प्लान हर राज्य सरकार को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई अर्बन हीट आइलैंड को लेकर के। और दूसरा आपको हमने यहाँ पर जो आज वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखा इसको लेकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज आप देख पा रहे होंगे। ये जो न्यूज है ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको याद रखने होंगे। क्या है भाई फैक्ट, ये देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लेकर के बताया जा रहा है और कोया ट्राइब को लेकर के बताया जा रहा है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की कोया ट्राइब है, इसको लेकर के चर्चा है। और महुआ का जो फूल है उसको लेकर के, तो मैंने अभी आपको बताया कि महुआ एक वृक्ष होता है जिसमें एक फूल निकलता है और उसका प्रयोग काहे में होता है, ब्रूइंग, मतलब कहने का कि ये लोग क्या है, शराब वगैरह बनाते हैं। और ये जो कोया ट्राइब है, ये आंध्र प्रदेश की जो कोया ट्राइब है, ये इसके कल्चर का पार्ट है, संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है, संस्कृति का हिस्सा है। अब क्योंकि ये इनकी संस्कृति का हिस्सा है, प्लस दूसरी चीज ये जो महुआ से बनने वाली शराब है ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों इसके साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये लोग इसको क्या है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव मामला फील करते हैं, ठीक है, इसको काफी ज्यादा सेंसिटिव फील करते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हुआ ये है कि एनफोर्समेंट विंग, इन्होंने आंध्र प्रदेश ने एनफोर्समेंट विंग है जो वो लगा दिए कि भाई इसको बंद करना होगा। अब क्योंकि इसको बंद करने की बात आ रही है तो इसलिए फिर यहाँ पर समस्या हो गई। अब इसका कंजम्पशन इनके लिए क्या है, एक परंपरा है, ठीक है, क्या कि ये जो इससे बनने वाली शराब है उसको ये लोग क्या करते हैं, गिफ्ट भी करते हैं, आने वाला जो अतिथि है उसको भी पिलाते हैं। तो ये इनके क्या है, एक परंपरा का पार्ट है, आप कह सकते हैं संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है, ट्रेडिशन है, ठीक है, परंपरा का हिस्सा है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई। आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि बेसिकली ये किन ट्राइब्स में फेमस है। तो ये है आपका भील ट्राइब में, भील, संथाल और कोया, ठीक है। ये जो कल्चर है ये इन ट्राइब्स में फेमस है, एक चीज ये ध्यान में रखना है। दूसरा ये जो महुआ के पेड़ की बात हो रही, तो ये महुआ का पेड़ है जो वो कैसा होता है, कहाँ मिलता है। तो एक तो देखो ये ध्यान में रखिए कि ये आपका ट्रॉपिकल ट्री है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। दूसरा फैक्ट आप यहां पर याद रखेंगे कि ये फल, मतलब फल देने वाला, एडिबल, खाने योग्य फूल देता है, ठीक है। तो फूल इसका कैसा है, खाने योग्य, एडिबल है, ठीक है, खाने योग्य, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग है, तेजी से बढ़ता है, ठीक है, तेजी से बढ़ता है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है ये, उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, फूल देने वाला एडिबल प्लांट है, ठीक है। इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे इसको लेकर के। बाकी ये 3 ट्राइब्स का नाम याद रखेंगे। अभी कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है, आंध्र प्रदेश की कोया ट्राइब के साथ,
ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़े। और देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंग्रोव्स वन को लेकर के है, और मैंग्रोव्स को लेके जो न्यूज़ है वो ये है कि पहली बार IUCN ने, है ना, ये आप अगली फोटो में देखेंगे कि पहली बार IUCN ने अपनी ग्लोबल रेड लिस्ट जारी की है। और आप देखते हैं IUCN हमेशा किसके लिए जारी करता है? पेड़ पौधों के लिए जारी करता है, और किसके लिए जारी करता है? जानवरों के लिए, मतलब फ्लोरा और फौना के लिए करता है, लेकिन स्पेशली अलग से किसी एक टाइप के बायोडाइवर्सिटी के लिए उसने पहली बार किया है। मतलब ये पहली बार हुआ है कि मैंग्रोव इकोसिस्टम है जो, ठीक है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है जो, उसके लिए पहली बार इन्होंने ग्लोबल रेड लिस्ट जारी की। इसलिए आने के चांसेस है, आप फोटो देख पा रहे हैं IUCN की वेबसाइट से ही ली गई फोटो है। और ये यहाँ पर ये बता रही है कि कहाँ कहाँ पर विश्व भर में मैक्सिमम ये पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, प्लस उनकी कैटेगरी कैसी कैसी है। तो आप यहाँ पे रेड कलर से इस जगह को मार्क देख पा रहे होंगे, है ना, आप यहाँ पर रेड कलर से देख पा रहे होंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा भारत का भी ये हिस्सा इसमें कवर किया है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, भारत का भी हिस्सा है, साउथ वाला, भारत का साउथ वाला हिस्सा, और इधर ये श्रीलंका वाला पूरा पार्ट है जो, वो भी इसमें कवर किया गया है। मतलब साउथ इंडिया ले लीजिए, ये वाला साउथ इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, और ये आपका मालदीव वाला पार्ट है। ठीक है, मालदीव वाला पार्ट, तो ये जो है ये किस में रखा गया है? ये लाल कलर से दिख रहा है, तो लाल कलर से यहाँ पर क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए तो इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है मैंग्रोव को लेकर के। ठीक है, मैंग्रोव वनों को लेकर के चर्चा है। ठीक है, पहले तो एक आप ये फैक्टर जारी कर लीजिए, लिख लीजिए कि फर्स्ट टाइम IUCN ने मैंग्रोव का ग्लोबल असेसमेंट किया है। ठीक है, मैंग्रोव का ग्लोबल असेसमेंट पहली बार किया है किसने? फर्स्ट टाइम। और किसने किया है? IUCN ने किया है। ठीक है, IUCN ने किया है। इसके अलावा दूसरी चीज आपको यहां पर याद रखना है कि भारत का साउथ वाला पार्ट, भारत का जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसमें ऐड हो गया है, ये इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई मिलते कहाँ हैं, तो आप ऐसे देखो, ऐसे समझो, अगर मैं भारत की बात बताऊं तो मेनली ये किस जगह पर मिलेंगे? पानी के आसपास वाले क्षेत्र पे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि देखो भाई यहाँ पर मिल रहे हैं, सुंदरबंस वगैरह पे मिल रहे हैं, बाकी जगह पे मिल ही नहीं रहे। कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर आप याद रखिए कि पानी और जल जहां जहां पे भी, सॉरी, पानी और जो स्थल है, ठीक है, ये जहां जहां पर भी होगा वहां पर ये मैंग्रोव वन आपको मिलेंगे। कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, साउथ वाले पार्ट में मैक्सिमम यहां पर मिलता है, आपके सुंदरबन वाले पार्ट में भी मिलता है। आपने इकोटोन सुना है? ये पूछा भी गया है UPSC में। इकोटोन, ये शब्द सुना है? इकोटोन, इकोटोन का मतलब क्या होता है? मतलब एक लाइन में कहें तो इकोटोन में मिलते हैं। इंटरटाइडल जोन, ये शब्द भी सुना होगा, इंटरटाइडल जोन, इंटरटाइडल जोन। देखो मैं समझा देता हूं इनको, इसका मतलब क्या है? इंटरटाइडल जोन का मतलब दो जोन्स की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कहने का, ऐसे ले लो आप, ठीक है, ऐसे ले लो, ये क्या है? पानी है, और ये क्या है? स्थल है। ठीक है, तो अगर मैं किसी ऐसे पार्ट की बात कर रहा हूं जो पानी और स्थल के बीच में आता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरटाइडल जोन या इकोटोन कहते हैं। ठीक है, इकोटोन, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, और ये कहां पर मिलते हैं? इंटरटाइडल जोन्स में मिलते हैं। मतलब इस जगह पर, जिस जगह पर यहां पर ये जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्र जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, अंतर्ज्वारीय क्षेत्र है जो, इसको कह सकते हो। मतलब यहां पर ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस जगह पर फ्रेश वाटर, क्योंकि नदियां आ रही हैं तो फ्रेश वाटर लेके आ रही हैं, और समुद्र है जो आपका कैसा है? नमकीन वाटर। तो जिस जगह पर फ्रेश वाटर, और इंटरटाइडल जोन का मतलब कि जिस जगह पर फ्रेश और सॉल्टी, ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी, और जो नमकीन पानी जिस जगह पर मिल रहा है, उस जगह पर हम इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह पर, जिस भी जगह पर आप पानी और इसका स्थल का वो पार्ट देखते हैं, तो उस जगह पर ऐसा ही हिसाब किताब बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ऊपर से नदियां आ रही हैं मीठा पानी लेकर के, और नीचे समुद्र है जो कि सॉल्टी वाटर, तो इंटरटाइडल जोन हो गया। ठीक है, और इकोटोन में इसको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये हिस्सा वो है जो स्थल और आपके जल के बीच का है, तो उस जगह पे मैंग्रोव्स मिलते हैं।
ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कभी अगर कोई पूछे तो एक सिंपल कॉमन सेंस में की बात है, जो आप इसको मतलब मोटे मोटे तौर पर याद रख सकते हैं। ठीक है, डिटेल की चीजें आप सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इतना आप याद रख सकते हैं कि सर इकोटोन में ये मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अभी यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो ये लिस्ट बता रही है, वो ये है कि साउथ इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, साउथ इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, इसको क्या रखा गया है, इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त, मतलब कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो एक चिंता की बात यहां पर कही जा रही है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि बढ़ रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये सब हम सब जानते हैं, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, और वैश्विक तापन के बढ़ने के कारण सी लेवल का राइज होगा, है ना। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो क्या होगा, जल का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि वो पानी कहाँ मिलेगा, जल में मिलेगा, और फिर जल का स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा। ठीक है, और जल का स्तर जब बढ़ेगा तो यहां पर जो खतरा है, ठीक है, जल के स्तर बढ़ने की, आप कह सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्यों बढ़ती जा रही है, सिंपल रीजन है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, पानी ज्यादा ऐड होता जा रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि यहां पर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो यहां पर चिंता की बात यह है कि अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये लिस्ट क्या कह रही है, ये रिपोर्ट कहती है कि 5% ग्लोबल, ये जो मैंग्रोव्स हैं, अगर कुछ नहीं किया गया तो 5% मैंग्रोव्स हैं जो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 5% मैंग्रोव्स हैं जो वो खत्म हो जाएंगे, और 16% ऐसे हैं जो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, पानी में डूब जाएंगे 16%, तो ये एक चिंता की बात है। अब ये हिस्सा कैसा होता है, मैंग्रोव वाला जो हिस्सा है वो कैसा होता है, मैंग्रोव वाला जो हिस्सा है वो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी यहां पर देखने को मिलेगी, मैक्सिमम जैव विविधता है जो वो यहां पर देखने को मिलेगी, जैव विविधता। ठीक है, मैक्सिमम जैव विविधता है जो वो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि आप समझिए इस चीज को, यहाँ पर कौन है, इकोटोन वाला एरिया, कोई भी इकोटोन वाला एरिया होगा तो यहाँ पर आप देखिए पानी वाले जीव जंतु भी होंगे और स्थल वाले जीव जंतु भी होंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में है, तो ये एक ऐसा एरिया हो गया कि भाई सबसे ज्यादा जीव जंतु इसी क्षेत्र में मिलेंगे, मतलब वैसे ही ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा होती है बायोडायवर्सिटी, और उस ट्रॉपिकल में भी आप कहाँ की बात कर रहे हो, किसी इकोटोन की बात कर, तो किसी भी अगर हम इकोटोन की बात करेंगे, इकोटोन का मतलब कोई भी ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जो किसका बीच का हिस्सा है, किन्हीं दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का हिस्सा, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र, इनके जो बीच का हिस्सा है उसकी जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहां मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होती है तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। प्लस दूसरी बात ये क्या है, ये अपने आप में नेचुरल फिल्टर्स होते हैं, मैंग्रोव्स हैं जो वो क्या है, नेचुरल फिल्टर, नेचुरल फिल्टर है। ठीक है, पानी को साफ करने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल फिल्टर है। ठीक है, तो ये गंदगी को फिल्टर करने का भी काम करते हैं। ठीक है, एक जो चीज और आप याद रखेंगे कि भाई ये रिपोर्ट जो बताती है उसके हिसाब से मैक्सिमम है जो ये कहां कहां मिलते हैं, कौन, मैंग्रोव्स। तो आप याद रखिएगा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं, तो विश्व भर में रेड सी का नाम याद रखें, रेड सी में मिलते हैं, फैक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके साउथ चाइना सी है जो, साउथ चाइना सी वहां पर मिलते हैं। इसके अलावा जो अडन की खाड़ी है, यानी कि गल्फ ऑफ अडन, ठीक है, अडन की खाड़ी है जो वहां पर मिलेंगे, गल्फ ऑफ अडन में। और इसके अलावा नॉर्थ इंडियन ओशियन है जो, नॉर्थ इंडियन ओशियन, नॉर्थ इंडियन ओशन, नॉर्थ इंडियन ओशन की बात कर रहा हूं, मतलब कि भारत वाला क्षेत्र हो गया जो, और भारत के जस्ट साउथ इंडिया वाला क्षेत्र हो गया, इसके अलावा श्रीलंका वाला क्षेत्र हो गया, इसके अलावा मालदीव वाला जो क्षेत्र हो गया वहां की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ इंडियन ओशन हो गया। और इसके अलावा जो आपका नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन है वहां पर, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक ओशियन है जो यहां पर। तो इतने ये फैक्ट भी याद रखना कि रेड सी में, साउथ चाइना सी में, लाल सागर में, साउथ चाइना सी में, अदन की खाड़ी में,
उत्तरी भारतीय हिंद महासागर में, ठीक है, उत्तरी हिंद महासागर में और नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन में, इतनी जगहों पर ये मिलेंगी, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले में देखते हैं, और अगली जो न्यूज़ है वो किसको लेकर के, नाइट्रस ऑक्साइड को लेकर के है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाइट्रस ऑक्साइड को लेकर के अभी चिंता इसलिए है क्योंकि ये सेकंड नंबर पे अब ये आ चुका है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ चुका है भारत नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड में फर्स्ट कौन है, अगर मैं सेकंड इसको कह रहा हूं तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है चीन, ठीक है, सेकंड है भारत, और थर्ड कौन है, थर्ड है यूएस, ठीक है, थर्ड है यूएस। तो एक तो ये फैक्ट याद रखना कि भाई नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन, अब नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन की जब हम बात करते हैं तो देखो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ये इनके साथ क्या है कि ये एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा समय तक रहती हैं, ठीक है, तो काफी ज्यादा समय तक रहेंगी तो ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी। अभी मैंने ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय आपको बताया कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ग्रीन हाउस गैसेस की जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आप ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, इसके अलावा आप नाइट्रस ऑक्साइड को ले लीजिए, आप ओजोन को ले लीजिए, इसके अलावा वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प, और मीथेन ले लीजिए, ठीक है, ये कुछ आपके सामने ग्रीन हाउस गैसेस लिखी हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है कि ये काफी ज्यादा समय तक मौजूद रहती हैं पृथ्वी में, ठीक है, जल्दी से आसानी से खत्म नहीं होती, ये इनकी एक समस्या है। इसलिए ही इनका कंसंट्रेशन, क्योंकि एक अभी पिछली वाली खत्म नहीं हुई, आपने क्या है कि नया गाड़ियों का उत्सर्जन हुआ जिसकी वजह से और ज्यादा एडिशन हो गया, अब और ज्यादा एडिशन हो गया तो जिसकी वजह से क्या है, इनका कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ गया, इनका कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब ये कि सूरज से आने वाली जो किरण है, अभी मैंने पहले टॉपिक पे पढ़ाया, अगर किसी ने बीच में ज्वाइन किया हो तो पीछे का पहले देखिए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का जब मैंने ये वाला डायग्राम बताया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हीट जो है शॉर्ट वेव्स आएंगी और ये लॉन्ग वेव्स जब जाएंगी तो इस जगह पर जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा किनका, गैसेस का, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा गैसेस का ये ही दिक्कत देगा, क्योंकि इन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर हीट को ट्रैप कर लेगा ये ज्यादा, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है, हीट को ट्रैप कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो मामला ये है नाइट्रस ऑक्साइड को लेकर के चिंता क्यों है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जब भी सर हमने सुना है तो हमने सुना है हमेशा किसको लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुनते हैं। तो क्या ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी एक दिक्कत वाली चीज है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी दिक्कत वाली चीज है, बिल्कुल। देखिए अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो चिंता का कारण ये इसलिए है क्योंकि देख कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ना, लेकिन जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो हमेशा चिंता रहेगी, ठीक है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड के कंपैरिजन में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, मात्रा क्वांटिटी है जो वो इसकी बहुत ज्यादा हो चुकी है, 100 गुना ज्यादा है इसकी, इसलिए ये चिंता है। इतनी ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा अगर क्वांटिटी किसी की है जो बढ़ती जा रही है तो वो है कार्बन। होना कितना चाहिए एटमॉस्फेयर में, वो होना चाहिए, आपने शुरुआत में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ठीक है, इतना आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब यहाँ पर इसकी मात्रा है जो वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ये खतरा है। अब बात यह है, हम नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा खतरनाक है, हालांकि मात्रा के मामले में ये उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन खतरनाक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये खत्म नहीं होती फिर, ठीक है, ये अगर एक बार एटमॉस्फेयर में आ गई तो इसका खत्म होना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस लिहाज से ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि इसका उत्सर्जन भारत ने इसका उत्सर्जन में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अगर मैं मैनमेड की बात करूं कि एटमॉस्फेयर में जो ग्लोबल मैनमेड एमिशन हो रहा है, जो हम ह्यूमन के द्वारा एमिशन हो रहा है, तो उसमें आप याद रखिएगा भारत का 11% नाइट्रस ऑक्साइड के मामले में 11% भारत उत्सर्जन करता है, वहीं चीन है जो फर्स्ट नंबर पर है वो 16% करता है, 16% चीन करता है, तो ये भी याद रखिएगा, 16% चीन करेगा, 11% भारत करेगा, ठीक है। ग्लोबल मैनमेड की अगर हम बात करें, मैनमेड एमिशन की बात करें, मतलब मानव सर्जित जो उत्सर्जन हो रहा है किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का, इसके बारे में अगर हम बात करें तो, ठीक है। और याद रखिएगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा कि
ये कलरलेस होता है ना, रंगहीन है, रंगहीन, गंधहीन है, कलरलेस है, ओडरलेस है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि ये नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है, ज्वलनशील नहीं है, ठीक है, ज्वलनशील नहीं है, ठीक है, नहीं है। और एक फैक्ट जो याद रखिएगा कि ये पानी में घुलनशील है, सॉल्यूबल इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर, जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा कहां से होता है? तो मैक्सिमम आप याद रखिएगा इसका उत्सर्जन फर्टिलाइजर से होता है, उर्वरक होते हैं जो, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, ठीक है, फर्टिलाइजर से इसका जो उत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक, इतने फैक्ट कम से कम आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बीइंग डेवलप्ड एज द इंडिया सेकंड होम फॉर चीता। ठीक है, इसको लेकर के अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चीता को लेकर के प्रोजेक्ट चीता भी ये चलाया गया, चीता को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहा और इस बार एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी 2024 के प्री में। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे भारत से जो चीता है वो 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था, 1952 में ये विलुप्त हो चुका है। ठीक है, और क्योंकि ये विलुप्त कैटेगरी में आता था, भारत से विलुप्त हुआ, विश्व से नहीं हुआ। ठीक है, तो भारत से क्योंकि ये विलुप्त था तो अभी ये है कि वापस से प्रोजेक्ट चीता चलाया गया और सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में 8 नामीबिया से चीते लाए गए। ठीक है, 8 चीते लाए गए। कहां से लाए गए ये भी याद रखना है आपको, कहां से? नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से 8 चीते लाए गए और ये जो 8 चीते थे इसमें 5 फीमेल और 3 मेल, इतना डिटेल में नहीं याद रखना। ठीक है, 5 फीमेल और 3 मेल थे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 चीते नामीबिया से आए थे। उसके अलावा सितंबर 2022 के बाद फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में हमने, फरवरी 2023 में हम 12 चीते और लेकर आए। कहां से लेकर के आए? 12 चीते, 12 चीते जो हैं वो हम लेकर के आए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हम 12 चीते ले आए। तो टोटल आप देख पा रहे होंगे 8 ये और 12 ये मिला करके कितने हो गए? 20। ठीक है, इस गणित का अभी मैं बताऊंगा कि मैं सभी क्यों बता रहा हूं मैं आपको। तो टोटल 20 चीते हो गए। ठीक है, 20 में से हुआ क्या कि 7 की मृत्यु हो गई। 7 की मृत्यु होने के बाद बचे 13 और इनके यहां पर जो बच्चे हुए वो भी कितने हो गए? टोटल 13। तो प्लस 13 कर दें तो टोटल मिला करके अभी इस वक्त हमारे यहाँ 26 चीते हैं। ठीक है, अब ये जो 26 चीते थे इनकी डेस्टिनेशन को बनाया गया क्या? कूनो नेशनल पार्क। ये कहां पर है? कूनो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। इसको बनाया गया मध्य प्रदेश में। यहां पर जो ओरिजिनली जो जीव रहता था उसका नाम था चीतल, चीतल। ठीक है, हिरण, हिरण की ही एक प्रकार है हिरण। ठीक है, हिरण का एक प्रकार है चीतल। और यहां पर यह माना जा रहा है कि ये जो आपका कूनो नेशनल पार्क है ये इन 26 चीतों के हैबिटेट के हिसाब से, इन 26 चीतों के रहने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो अब क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में चीतल की जनसंख्या, जो भाई चीतल की जनसंख्या कम होती हुई नजर आ रही थी, 26 चीते एक जगह पर रह रहे हैं तो ये तो बिग कैट है, ये तो अपना शिकार करते हैं। ठीक है, और ये एक जगह पर रह रहे हैं तो इनका जो आवास स्थल है, हैबिटेट या आवास स्थल है जो, वो छोटा लग रहा है। तो जिसकी वजह से यहां पर यह है कि इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कहां पर? तो उसी वातावरण के हिसाब से गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो, वो वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वो तैयार की जा रही है।
या इवन कर ली गई है, अब रेडी हो गए हैं कि यहाँ पर इनको शिफ्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीते हैं जो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो चीतल की जनसंख्या है वो कम हो रही है। ठीक है, इनकी जनसंख्या कम हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? बैलेंस पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? जिसमें खाद्य जाला बहुत मजबूत हो, मतलब कि एक ही ऑप्शन ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि भाई घास हो गई है, घास है जो घास को खा रहा है भाई टिड्डा, और टिड्डे को जो है वो मेंढक खाता है, मेंढक खाता है, मेंढक है जो उसको सांप खा लेता है। ठीक है, सांप को बाघ खा लेता है। मतलब ऐसा एक ना हो। यहां पर क्या हो कि टिड्डा भी है, बकरी भी है, गाय भी है। ठीक है, गाय भी है, सब है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कई सारे यहाँ पर जानवर हैं जो वो मौजूद होने चाहिए। तो जिससे क्या बनेगा कि यहाँ पर शेर भी है। अब शेर क्या है, बकरी को भी खा लेगा, गाय को भी खा लेगा। ठीक है, घास तो डायरेक्ट खा नहीं लेगा। ठीक है, तो वो तो ऐसे ही खाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। तो अब क्योंकि एक प्रोसेस है तो इससे होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए क्या है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, एक जंगल के भीतर पेड़ पौधे जीव जंतु हैं जो वो कई सारे होने चाहिए। ठीक है, तब उसे मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र करेंगे। तो अगर एक प्रकार को के जीव खत्म होते जाएंगे तो क्या होगा कि वो पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर होता जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आवास स्थल कम छोटा पड़ रहा है कूनो नेशनल पार्क का। तो इनको क्या है, शिफ्ट करके गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में ही है, वहां पर इसको शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, समझ गए? चलिए, सफेद शेरों की भूमि मध्य प्रदेश में ही है एक जगह। आंसर करिए, आंसर करिए, बताइए। चलिए अगला देखते हैं। लिम्बलेस एम्फीबियन फाउंड इन काजीरंगा फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहां पर कुछ आपको फैक्ट याद रखने होंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो, उस पे क्या मिला है, एक ये नया प्रजाति मिला है, लिम्बलेस एम्फीबियन। एम्फीबियन समझते हैं आप, उभयचर। ठीक है, तो लिम्बलेस मतलब अंगहीन, अंगहीन है जो, और उभयचर है। तो याद रखिएगा, अंगहीन उभयचर मिला है, अंगहीन उभयचर। ठीक है, देखिए इसका उभयचर का मतलब तो सिंपल आप समझ ही पा रहे होंगे। इसका मतलब हुआ जो पानी में और स्थल में दोनों में रहते हैं। ठीक है, और अंगहीन का मतलब जिसके ये कान नहीं है, लिम्स नहीं है। लिम्बलेस बोल रहे हैं ना, लिम्स नहीं है। लिम्स का मतलब जिसके हाथ नहीं है अलग से, कान नहीं है अलग से, बाल नहीं है, ये सारी चीजें उसमें नहीं है। तो इसको अंगहीन उभयचर बोल रहे हैं। देखने में आपको रेप्टाइल जैसा लग रहा है, रेप्टाइल नहीं है, केचुए जैसा है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये कैसा, रेप्टाइल की कैटेगरी में नहीं है। ये फैक्ट आप लिख लेना, क्योंकि याद रह जाएगा। अगर किसी ने फोटो देखा होगा तो याद रहेगा ये तो रेप्टाइल जैसा था। ठीक है, भविष्य में याद रहेगा, तो इस पर थोड़ी बात कर लीजिए। तो ये रेप्टाइल नहीं है। ठीक है, सरीसृप नहीं है, सरीसृप। ठीक है, सरीसृप ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट इसमें आप याद रखेंगे, वॉर्म की शेप का है। अर्थ वॉर्म होता है ना जैसा, तो वॉर्म की शेप का है, वॉर्म, वॉर्म जैसा। इसके अलावा जो मेन चीज है, वो ये है, ये शब्द, दो शब्द इसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, दो शब्द मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, और वो क्या है, काइसीलियन। एक शब्द याद रखेंगे आप। इस कैटेगरी को क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है काइसीलियन कैटेगरी है ये। ठीक है, ये शब्द याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब ये शब्द आएगा तो हवाइयां उड़ जाएंगी, क्योंकि सुना ही नहीं होगा कि ये है क्या चीज, है ना। पूछ लिया जाएगा कि ये किस कैटेगरी का है, तो काइसीलियन आपने नहीं सुना होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन इस बार भी मौजूद था। ठीक है, तो इन शब्दों को आप ध्यान में रखिए। काइसीलियन कैटेगरी का है, और काइसीलियन कोई नए नहीं है, ये 35 साल पुराने, वो सॉरी 35 मिलियन साल पुराने हैं, 35 मिलियन ईयर्स पुराने, साल पुराने। ठीक है, पाया गया है। तो जब ये अभी मिला तो ये पाया गया कि ये अभी के नहीं, ये 35 मिलियन साल पुराने हैं। मतलब ये पहले भी हुआ करते थे, और अभी ये जो कहां पर मिला है, ये काजीरंगा में मिला है। ठीक है, काजीरंगा में जो है काइसीलियन प्रजाति मिली है, काइसीलियन। ठीक है, इसमें एक चीज आपको और उभयचर में आप याद रख सकते हैं। उभयचर में क्या है कि 3 इनके हार्ट चैम्बर होते हैं।
ठीक है, कोई भी उभयचर होगा उसके 3 हर्ट चैम्बर होंगे, 3 हर्ट चैम्बर, 3 हर्ट चैम्बर। बताइए मानव के कितने होते हैं? ठीक है, बताइए मानव के कितने होते हैं? इनके उभयचर के कितने होते हैं? 3 हार्ट चैम्बर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये किस कैटेगरी में होगा? कोल्ड ब्लडेड है या फिर हॉट ब्लडेड है? समतापी है या विषमतापी है? बताइए, ये कैसा है? विषमतापी। समतापी कौन से होते हैं? विषमतापी, ये भी याद रखिएगा, विषमतापी। ठीक है, देखो सिंपल सा एक फैक्ट याद रखो, समतापी और विषमतापी में अंतर देखो, मैं आपको बता दूं, समतापी और विषमतापी, यहां पर बस आप 2 याद रखो, एक मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, ठीक है, एक मैमल्स और दूसरे बर्ड्स, बर्ड्स। ठीक है, मतलब स्तनधारी और पक्षी, जो स्तनधारी है, स्तनधारी और पक्षी, इनको छोड़ करके कुछ भी हो, सब के सब किस में आएंगे? विषमतापी में आ जाएंगे। यही है समतापी, बस और कोई नहीं है। ठीक है, ये विषमतापी है। विषमतापी और समतापी का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठीक है, तो जो विषमतापी है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेगा, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेगा। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ा लेगा। ठीक है, समतापी के साथ आपके साथ ऐसा है क्या? आप ऐसा कर सकते हैं क्या? ठंड तो आपको महसूस होती है ना, आप थोड़ी ना अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेते हैं। ठीक है, आपको ठंड भी महसूस होती है, गर्मी भी महसूस होती है, तो ऐसा समतापी के साथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप तो मैमल है। ठीक है, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी चीज समझिए, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बढ़िया है, ये तो मरेंगे ही नहीं, है ना? बिल्कुल मरेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? ये इनके सारे एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, तो ये हाइबरनेशन की कैटेगरी में चले जाएंगे। जब ठंड बहुत पड़ी होगी, अपनी बॉडी का टेम्परेचर, अब एंजाइम ही काम नहीं कर रहा, तो इनके होने और ना होने का कोई मतलब नहीं है ना, ये किसी काम का नहीं बचा। वैसे ही जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे। बॉडी के टेम्परेचर को जब बढ़ा लेंगे तो भी इनके एंजाइम काम नहीं करेंगे। एंजाइम काम नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि ये एस्टिवेशन की उसमें चले गए, है ना? जैसे हाइबरनेशन ठंड कम करने पे, वैसे एस्टिवेशन ज्यादा करने पर, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा लेने पर एस्टिवेशन कहा जाता है कि एस्टिवेशन में चले गए। ठीक है, तो फिर ये तब भी काम नहीं करेंगे, तो ये किसी काम के होते नहीं। इसीलिए यही कारण है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर मिलती है? बायोडाइवर्सिटी है जो, वो सबसे ज्यादा आपको ट्रॉपिकल एरिया में मिलती है। कहां पर? ट्रॉपिकल एरिया में। और ट्रॉपिकल एरिया है जो, ये ट्रॉपिकल एरिया में क्यों मिलती है? क्योंकि यहां पर सूर्य की रोशनी हमेशा मौजूद रहती है, तो इसलिए ये हिस्सा क्या? गर्म रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर रहने के हिसाब से किसी भी जीव जंतु के लिए रहने के लिए सबसे जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो यहीं पर मिलती है। ठीक है, कहां पर? ट्रॉपिकल क्षेत्र में। ट्रॉपिकल क्षेत्र तो समझते हैं ना, अगर ये पृथ्वी है तो इसका जो ये बीच वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये आपका ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ गए? तो इतने फैक्ट आपको कम से कम याद रखने हैं। तो एक मैंने आपको बताया काइसीलियन कैटेगरी का है, तो काइसीलियन शब्द को याद रखें। और इसके अलावा एक हर्पेटोफौना, हर्पेटोफौना ये शब्द भी आप याद रखिएगा। चलिए इधर लिख लेते हैं, मैंने एक हर्पेटोफौना, ठीक है, ये 2 शब्द आपको याद रख लें। ठीक है, एक काइसीलियन, ठीक है, एक काइसीलियन और दूसरा एक हर्पेटोफौना। हर्पेटोफौना का मतलब क्या हुआ? अगर ये शब्द आ जाए तो हर्पेटोफौना किसको कहा जाता है? ये रेप्टाइल और एम्फीबियन के जैसे जो होते हैं, रेप्टाइल सरीसृप प्लस एम्फीबियन, उभयचर। ठीक है, उभयचर और सरीसृप। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? हर्पेटोफौना। तो ये 2 शब्द याद रख लेना, पूछ ले अगर पेपर में तो समझ जाइएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर के एक आर्टिकल आया हुआ है। क्या है? कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या है भाई? ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, देखिए अभी ये साइन हुई नहीं है। ठीक है, अभी ये ट्रीटी साइन नहीं हुई है, लेकिन ये है कि 2024 तक आते आते
ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ठीक है, प्लास्टिक संधि के लेकर के। तो ऐसी कोई वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक को लेकर के कोई संधि अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन 2024 आते आते ये है कि एक ऐसी ग्लोबल लेवल पर, मतलब वैश्विक स्तर पर हम एक संधि करना चाहते हैं जिसमें की सारी चीजें हों कि भाई प्लास्टिक को लेकर के किस तरीके से चीजें मैनेज होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक कैसा है, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा अजैव निम्नीकारक, अजैव निम्नीकारक, इसको हिंदी में कहते हैं अजैव निम्नीकारक। मतलब ऐसे पदार्थों की बात हो रही है जो नेचुरली खत्म नहीं होते, ठीक है, नेचर में जो कभी खत्म नहीं होते। एक बार एक भी प्लास्टिक अगर बन गया है तो वो कभी खत्म नहीं होगा, वो दबा रहेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो खत्म नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आप समझते हैं कि प्लास्टिक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, तो खतरा है, ये जलीय जीवों के लिए भी खतरा है ना। क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक है जो, वो हम सब इसका सेवन करते रहते हैं, ठीक है। ये पानी में घुलता रहता है, प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक का मतलब कितनी चीजें हैं जो खाने की चीजें हैं जो प्लास्टिक के पैकिंग में आती हैं, और धीमे धीमे जो माइक्रो प्लास्टिक है वो हम उसमें मिल जाता है और फिर वो हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन इस बार PFAS को लेकर के आपने यूपीएससी 2024 में देखा था, है ना। तो PFAS को लेकर के लिखा था, उसके लिए भी है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल 12,000 केमिकल्स का एक ग्रुप है वो, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो भी खत्म नहीं होता। तवा है, तवे के ऊपर जो टेफ्लॉन है वो भी क्या है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब वो आप खाना पक रहा है, धीमे धीमे छोटा छोटा पार्टिकल माइक्रो प्लास्टिक आपके भीतर जा रहा है, माइक्रो पार्टिकल है जो वो आपके भीतर जा रहा है, स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, लिवर को खराब कर रहा है, कैंसर जैसी समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक को लेकर के इतनी ज्यादा चिंता है, तो जिसको लेकर के ये है कि भाई 2000 सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, ये माइक्रो प्लास्टिक ही है, हमारे लिए भी है और जलीय जीवों के लिए भी। क्योंकि अल्टीमेटली ये प्लास्टिक कहाँ मिल रहा है, जाकर के समुद्र में मिल जाता है, और जलीय जीव उसको खा लेते हैं, और फिर वो खत्म होता नहीं है बॉडी, वो भीतर पड़ा रहता है पेट में, और फिर वो परेशानी करता है और इवन मृत्यु का कारण बनता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमें इजाद पाना है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रीटी साइन करनी होगी, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा है कि भाई कैसे हम प्लास्टिक को खत्म करें, ठीक है। इस आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट है जो वही है जो काम का है, जो काम कर रहा है। सेकेंड पार्ट किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ ये जो बात कर रहा है कि कैसे हम प्लास्टिक को खत्म करें, ठीक है, ये सवाल है जो उठ रहा है। तो इसी के लिए यहां पर कर रहा है, कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको क्या है, संधि करना इंपॉर्टेंट है, संधि जरूरी है, ठीक है। जब जरूरी होगी तो फिर उस पर क्या नियम बनेंगे, और सभी देश, क्योंकि प्लास्टिक किसी एक के लिए नहीं, विश्व स्तर पर सबके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। विश्व में सबके लिए नुकसानदायक है, और क्योंकि सबके लिए नुकसानदायक है तो इसलिए इसके लिए आप जब तक नियम नहीं बनाओगे नुकसानदायक, ठीक है, तब तक एक कोई कर भी रहा है देश काम तो दूसरा नहीं कर रहा तो कोई मतलब का नहीं हुआ। क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर जब तक काम समान स्तर पर नहीं होगा तब तक चीजें सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल पर आपको संधि करनी होगी, नियम बनाने होंगे, और उन नियमों का पालन करके ही इस प्लास्टिक को खत्म किया जा सकता है। कुछ डेटा की बात भी कर रहे हैं, और मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि रिसाइकिल को लेकर के, कि किस तरीके से रिसाइकिल किया जा सके, सारा रीयूज को लेकर के, प्लास्टिक जितना बन रहा है उसको दोबारा से उसका प्रयोग किया जा सके, ठीक है। और ये जो रिसाइकल रीयूज है जो, ये मेनली भारत में बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा आर्टिकल कह रहा है कि भारत में एक बड़ी समस्या है, और क्योंकि भारत में एक बड़ी समस्या है, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भारत के अपने स्तर पर भी नियम होने चाहिए और वैश्विक स्तर पर भी इसके नियम होने चाहिए। मेन जो प्रॉब्लम की अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहां पर यह है कि कचरा है जो, कचरे से प्लास्टिक को अलग करना, ठीक है, कचरे से प्लास्टिक को अलग करना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक को अलग करना, ठीक है, कचरे से प्लास्टिक को अलग करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है भारत में।
तो क्योंकि भारत में ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर एक क्या है कि डेटा का भी जिक्र किया जा रहा है। क्योंकि आप समझिए थे कि भारत में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक डस्टबिन रखते हैं और एक ही डस्टबिन में सब डालते हैं, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए, आप गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी जब आती है तो उसमें आप देखते होंगे सूखा कचरा, गीला गीला कचरा, ठीक है। जो गीला कचरा है, सूखा कचरा, अगर आप इसको अलग कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, तो आपको पता है कि गीला कचरा है जो वो हम यूज कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल है, इसको खत्म किया जा सकता है। सूखे का मतलब हो गया जो प्लास्टिक हो गया, बॉटल्स हो गई, ये सारी चीजें जो रीयूज नहीं, मतलब जिनको खत्म नहीं किया जा सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब खत्म करने के लिए आपको क्या है, उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, केमिकल वगैरह का यूज करना पड़ेगा, ना कि इस तरीके से फेंक दिया और कचरे में चला गया, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं पोल्यूट कर रहा है। तो OECD है जो, वो ग्लोबल प्लास्टिक आउटपुट रिपोर्ट निकाली इसने। OECD याद रखिएगा किसकी है, OECD ने क्या निकाला, ग्लोबल प्लास्टिक आउटकम रिपोर्ट, ग्लोबल प्लास्टिक आउटकम रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल प्लास्टिक आउटकम रिपोर्ट निकाली। और इसमें इन्होंने बताया कि सन 2000 से अब तक, 2000 से 2024 में अगर बात करें तो अब तक है जो वो कितना प्लास्टिक है जो वो कैसा हो चुका है, डबल हो चुका है, डबल, ठीक है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस गति से, जिस गति से हम लोग प्लास्टिक को फैला रहे हैं, प्लास्टिक का उत्सर्जन मतलब निर्माण हो रहा है, उस गति से अगर ये चीजें होती रहीं तो 2060 तक ये ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। डबल हो रहा है, 2024 तक हो गया है और 2060 तक ये ट्रिपल हो जाएगा। यहां पर जो डेटा बता रहे हैं वो ये है कि 2019 का डेटा इनके पास है, और 2019 के डेटा के हिसाब से, 2019 के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि 393 मिलियन टन वेस्ट जनरेट हुआ। 393 याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूं। 393 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट है जो वो जनरेट हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, वो बना है, प्लास्टिक वेस्ट है जो वो जनरेट हुआ है, बना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये मतलब यहां पर ये बताया जा रहा है कि कितनी भयावह स्थिति है प्लास्टिक को लेकर के, ठीक है। एक और बात जो बता रहे हैं कि देखो 9% है टोटल जितना वेस्ट जनरेट होता है, टोटल का सिर्फ 9% ही हमारे पास प्लास्टिक है, कचरा है, जो हम क्या करते हैं, रिसाइकल कर पाते हैं, रिसाइकल, ठीक है, जो उसका रिसाइकल हो पाता है, दोबारा से उसका पुनः प्रयोग हो पाता है। 50% है जो वो गड्ढों में दबा दिया जाता है, लैंडफिल, ठीक है, लैंडफिल का मतलब गड्ढों में दबा दिया जाए। प्रोसेस क्या होता है कि गड्ढे में आप गड्ढा करो, उसमें कचरा डालो और कचरे को ऊपर से फिर मिट्टी डाल दो, ठीक है। नियम ये है कि गड्ढा करो, कचरा डालो, उसके ऊपर मिट्टी डालो, फिर उसमें क्या होगा कि वो अपने आप खत्म हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा सब। लेकिन होता क्या है कि कचरा तो डाल दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी नहीं डाली जाती, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कूड़े के कचरे के पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है। तो 50% लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा 19% है जो जला दिया जाता है, अब जला रहे हैं तो उससे भी जला दिया जाता है। अब भारत में क्या है, इवन यहां से एक और बात निकल के आती है, ई वेस्ट की भी निकल के आती है। हम लोग कचरे में क्या है, मोबाइल के चार्जर, मोबाइल के तार, ये सब भी डाल देते हैं। अब ये एक अलग टाइप का कचरा है, इसको खत्म करने का एक अलग प्रोसेस होता है जो हम में से किसी को नॉर्मली पता नहीं है। इसलिए अगर आपने देखा हो तो अभी सरकार ने EPR, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं मैं, ई वेस्ट की ओर जा रहा हूं, EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेकर के आए हैं, जिसमें क्या है कि जो बना रहा है कचरे को उसको ही उसकी जिम्मेदारी है उसको खत्म करने की। तो मतलब अगर कोई कंपनी है जो कुछ टन, मान लीजिए कि 1 लाख टन उसने इस बार प्लास्टिक का जनरेशन किया, तो वो उसकी जिम्मेदारी उसको खत्म भी करेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेजोन वगैरह पर, फ्लिपकार्ट वगैरह पर जब मोबाइल वगैरह बेचने जाते हैं तो पुराने मोबाइल भी वो कंपनियां अब ले लेती हैं, ताकि उनके बनाया हुआ जो मोबाइल है वो वापस से वही खरीदेंगे और फिर वो उसको ठीक करेंगे और वापस से उसका दोबारा से यूज हो पाएगा। भले ही सस्ते दामों पर लेंगे लेकिन ले लेंगे वो आपसे, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो 9% रिसाइकल, 50% लैंडफिल्स, 19% जला दिया जाता है और 22% है जो वो घूम रहा है इधर उधर, मतलब डंप, फेंक दिया जाता है। ऐसे 22% डंप कर दिया जाता है, ठीक है, फेंक दिया जाता है, वो इधर उधर पड़ा रहता है, ठीक है, उसका कोई देख रेख नहीं है। तो ये अभी जो डेटा है ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके मेंस आंसर राइटिंग में, तो इस डेटा का आप प्लीज प्रयोग कीजिएगा,
ठीक है, चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल सामने है जिसका नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस। ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, उपकर को लेकर के है। ठीक है, क्या है, उपकर को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के उपकर। बेंगलुरु में क्या हुआ, बेंगलुरु में इन्होंने क्या किया कि एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जब अभी मैंने आपको समझाया कि हमारे यहाँ क्या है कि कचरे को सेग्रीगेट करना एक बहुत बड़ी समस्या है। सेग्रीगेट करने का मतलब है कि गीला कचरा अलग कर पाएं और सूखा कचरे को हम अलग कर पाएं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसा हो नहीं पाता आम तौर से घरों पर। तो इस पे क्या है कि बेंगलुरु ने बताया कि अर्बन बॉडीज जो हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबीज जिनको बोलते हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह हैं जो, इनका बहुत ज्यादा धन और इनके बहुत ज्यादा जो है मैन पावर, ठीक है, मैन पावर, ये दोनों इसमें लगता है, धन और मैन पावर दोनों इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लग रहा है। और क्योंकि ऐसा होता है इस वजह से इन्होंने क्या किया है, एक उपकर लगा दिया, 100 रुपए लिए बस, ठीक है, 100 रुपए का उपकर लगा, जो कि मुझे तो ठीक लग रहा है, कि मेरा हालांकि पर्सनल व्यू है लेकिन मुझे ठीक लग रहा है। 100 रुपए आप अगर वो इस काम के लिए ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा चार्ज तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपए इसमें क्या है कि लगा दिया, जिसका ये विरोध किया जा रहा है कि भाई ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं आप, ठीक है, ये उपकर क्यों लगा रहे हैं, सेस क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि भाई इतना पैसा खर्च हो जाता है, इतना ये प्रोसेस है जो बहुत मेहनत लेता है, तो इसकी वजह से है, ठीक है। तो इवन कहा जा रहा है कि 80% तक हमारी मैन पावर है जो वो इसी में लगी रहती है, 80% तक मैन पावर इसी में लगी रहती है, प्लस 50% जो टोटल हमें धन मिलता है उसका 50% सिर्फ हम क्या है कि कचरा ही इकट्ठा करते हैं, अलग करते रहते हैं, कि ये वाला मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब गीला कचरा सूखा कचरा है जो हम अलग ही करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के है। अब यहाँ से जो सवाल आए, देखो न्यूज़ तो यही है, लेकिन अब आप देखिए यूएलबी के जो मेन चैलेंजेस है वो आपको पता होने चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, इनके हम अगर मेन चैलेंजेस की बात करूं तो आप बताइए चुनौतियां क्या हो सकती हैं यूएलबी की, ठीक है, यूएलबी की मतलब अर्बन लोकल बॉडीज की जो चुनौतियां हैं, अगर इस पर मैं चर्चा करूं तो क्या हो सकती हैं, बताइए। मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने देख लिया कि क्या हुआ है, फैक्ट तो आपको पता चल गया, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए तो देखो, आप फाइनेंशियल चुनौतियां अभी बताया उन्होंने कि इतना पैसा लग जाता है, ठीक है, तो वित्तीय समस्याएं, एक बहुत बड़ी समस्या किसकी, फाइनेंस की, है ना, पैसे की एक बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस की समस्या, ठीक है, एक बार आपने ये कर दिया, बना दिया और फिर उसको सब लोग मानेंगे, सब उसका पालन करेंगे, उसको मेंटेन रखना, वैसा सारी जगह पे जितने डस्टबिन रखे हुए हैं उनको सबको मेंटेन करना, उसके लिए कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मेंटेनेंस की समस्या ये एक चुनौती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सीजनल, ठीक है, सीजनल चुनौती से कहने का मतलब क्या है, मतलब मौसमी आप कह दीजिए, ठीक है, मौसमी चुनौतियों का मतलब है कि देखो क्या होता है कि हमने क्या है कि ये सड़क जा रही है, ठीक है, ये लो ऐसे डिवाइडर भी बन गया सड़क का, ठीक है, ये सड़क जा रही है और इस सड़क में आपने देखा कि इधर किनारे एक नाली बना दी है, ठीक है, इधर नाली बना दी है, बनाई क्यों है कि यहाँ पर बीच में हरियाली हो जाएगी, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ से पानी डाइवर्ट होकर के इस जगह आ जाएगा, यहाँ से पानी डाइवर्ट होकर इस नाली में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जिस वक्त बरसात का मौसम नहीं है तो उस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ पर कचरा डाल देते हैं लोग, ठीक है, यहाँ पर कचरा डाल दिया, अब ये नालियां पहले से ही फुल हैं, अब बरसात के आने से पहले इनको क्या करना है, ये सारी नालियों को साफ करना है। क्यों? क्योंकि अगर बरसात आ गई और नालियां साफ नहीं हो पाई, या जो मैनहोल होते हैं, पॉट होल्स होते हैं, जो गड्ढे हैं, उनको अगर साफ नहीं कर पाए तो क्या होगा, पानी भर जाएगा और फिर जल भराव की समस्या, ठीक है, जल भराव की समस्या ये सामने खड़ी हो जाएगी। तो इस लिहाज से यहां पर मौसम संबंधी चुनौतियां भी मौजूद है, ठीक है, मौसम संबंधी चुनौतियां भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो यहां पर कह रहे हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो, उसको भी कम करना जरूरी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, वही अजैव निम्नीकारक है जो, वो उसका प्रयोग ही कम करें, उसको छांटना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर हमने आग लगा दिया सारे कचरे को तो वो भी जल जाएगा, और वो जल गया तो वो क्या है, वो जो फ्यूम्स निकलेंगे, जो धुआं निकलेगा, वो कार्बन और आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की केमिकल्स हैं उसमें, तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ेगा, ठीक है। तो कौन सा केमिकल है जो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाए तो इसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, तो ये भी छांटना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप इनको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्रिएट द स्पेस फॉर द गवर्नेंस विद द ग्रीन हार्ट। देखो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको, जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी हम एनवायरनमेंट तो कहते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना है बचाना है बचाना है, लेकिन जब भी हम बचाने की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट को बचाने की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो हमें एक चीज कॉमनली देख रहे हैं कि भारत सरकार जो भी प्रोजेक्ट चलाती है वो क्या चलाती है, वो सारे प्रोजेक्ट सरकार के कैसे होते हैं जिसमें कॉमर्शियली फायदा हो रहा हो। सरकार के प्रोजेक्ट हैं जो वो ऐसे होते हैं जो कि जिससे उन्हें वित्तीय फायदा हो रहा है, पैसे का फायदा हो रहा हो, है ना, कॉमर्शियल। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो करना क्या चाहिए कि अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमें कुछ इस तरह की योजनाएं लानी होंगी, कुछ इस तरह की योजना लानी होगी जो क्या करेगी, जो प्योरली कॉन्सेंट्रेटेड होगी किस पर, एनवायरनमेंट के ऊपर, जो आपके पर्यावरण को फोकस में रख करके ही बनाई गई होगी। न कि आप बात करते हो कि हमें ऑयल का प्रोडक्शन है जो वो कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी बचानी है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या है, कॉमर्शियल, है ना। आपके दिमाग में सब कुछ क्या है, मुनाफे वाली चीजें हैं कि इससे अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी को आज बना लिया तो आने वाले भविष्य में हम दूसरों को भेजेंगे, है ना, सौर ऊर्जा से बनाई हुई बिजली हम दूसरों को भेजेंगे, पवन ऊर्जा से बनाई हुई बिजली। तो हम ये सारे संयंत्र तो लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ उनकी चिंताओं का क्या करेंगे, जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी मेंस का टॉपिक है, समझिएगा इसको, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है या लोगों की एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, पहुंच नहीं है वहां तक, तो संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए फूड सिक्योरिटी की जो खाद्य सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उनको घटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पर्यावरण को लेकर के जो मेन योजनाएं हैं वो हमें लानी होंगी। तो अब आपको यहां से क्या समझ में आया कि सर ये टॉपिक जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है गवर्नेंस की, है ना, मतलब पॉलिटी वाले पोर्शन की भी बात कर रहा है। गवर्नेंस मतलब पेपर 2, जीएस पेपर 2, ये बात करता है एनवायरनमेंट की, मतलब जीएस पेपर 3 ये बात कर रहा है इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी तो बात कर रहा है, साथ साथ सतत विकास की बात भी तो कर रहा है साथ साथ, तो ये इकोनॉमी की भी बात कर रहा है, मतलब जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी वाले पोर्शन की बात कर रहा है। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं जो कि मिक्स होते हैं, जो कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स में ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी के नए ट्रेंड में मेंस में क्या है, वो इंटरलिंक करके ही पूछता है, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं, आर्टिकल पे आते हैं। और आर्टिकल कहता क्या है, आर्टिकल यहां पर ये कह रहा है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई सिर्फ पैसे को फोकस करके आपको काम नहीं करना है, हमें क्या करना है कि यहां पर प्योरली जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर के कुछ योजनाएं लेकर के हमें आना होगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम, हमें जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है इसको भी ध्यान में रखना। तो मेनली यहाँ पर 5 पॉइंट पर बात की जा रही है। देखो, एक ये कह रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट पर आपको फोकस करना होगा। देखिए भारत की जो फॉरेस्ट, भारत के जो जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट कवर है जो वो कम हो रहा है। ये कहते हैं फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। आप कहोगे कि सर हमने तो अभी पढ़ा है फॉरेस्ट कवर तो बढ़ा है, मार्जिनली बढ़ा है, लेकिन बढ़ा तो है। बिल्कुल सही बात है, थ्योरेटिकली अगर आप पेपर्स में देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा सा भावनात्मक बात कह रहे हैं। और ये कह रहा है राइटर यहां पर कह रहे हैं कि देखो क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीजें हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीजें हैं। आप अगर क्वांटिटी में देखोगे तो आपको पेपर्स पे दिखेगा कि फॉरेस्ट कवर तो बढ़ गया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वालिटी का क्या करोगे? क्योंकि हमारी तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और पॉपुलेशन क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो इस लिहाज से आप अगर देखेंगे तो क्वालिटी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो ये कह रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से प्रति वृक्ष अगर देखा जाए, प्रति व्यक्ति वृक्ष अगर देखा जाए तो 28 प्रति जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पेड़ पौधों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 28 प्रति व्यक्ति पर कैपिटा वृक्ष, ठीक है, 28 प्रति व्यक्ति वृक्ष है जो वो निकल के आ रहा है। जबकि वहीं अगर हम कनाडा जैसे देश की बात करें, कनाडा की बात करें, भारत का बताया ये मैंने, ठीक है, भारत का कनाडा की बात जो करें तो कनाडा में बता रहे हैं कि कितना निकल के आ रहा है, 8953, ठीक है। आप कहेंगे कि सर कनाडा की बात क्यों कर रहे हैं, जहां ज्यादा पॉपुलेशन है ऐसे की बात कीजिए, ठीक है। चलो चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है,
चीन की अगर बात करेंगे तो चीन में भी जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 130। चीन में भी 130 आ रहा है। तो यानी कि भारत में पेड़ पौधों की कमी है, ये बात तो सही है, ठीक है। ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर को कम करने की बात कह रहे हैं वो इस लिहाज से कह रहे हैं, ना कि जो डेटा पिछली साल के कंपैरिजन में अभी दिखाया गया है उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। क्लियर हुई चीज। तो एक तो ये पॉइंट बता रहे हैं कि देखो भाई एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट कवर आपको बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कमी है और मार्जिनल कमी नहीं है, बहुत हैवी कमी यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि शहर है जो वो रहने योग्य नहीं बचे, अनलिवेबल सिटीज रह गए हैं, ठीक है। शहर रहने योग्य नहीं बचे, रहने योग्य नहीं बचे, रहने योग्य नहीं बचे शहर। उससे क्या कहना चाहते हैं यहां पर, ये देखो बताना चाहते हैं कि देखो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। दिल्ली जैसा शहर, दिल्ली जैसा शहर जो कि नेशनल कैपिटल कहलाता है, वहां पर मैं अभी कुछ दिन पहले निजामुद्दीन में उतरा तो ऐसा लग रहा था कि तालाब बन गया है ना। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे सराय काला खां की तरफ जब आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जरा सी बारिश होते ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल तालाब बन गया, नेशनल कैपिटल की हालत है। और कुछ समय पहले आपने, बारिश से पहले आपने दिल्ली में खूब सारे आर्टिकल पढ़े होंगे कि पानी की कमी हो गई, पीने का पानी ही नहीं बचा, टैंकर्स पर लोग निर्भर हो गए, ठीक है। तो जहां पर पानी की बड़ी समस्या है, रहने योग्य कैसे है वो शहर, ठीक है। यहाँ के जो लिवेबल सिटीज ही नहीं बचे। हवा की बात कर लीजिए, मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई ना, हवा पानी, ठीक है। हवा इतनी दूषित हो चुकी है, दूषित, ठीक है। जब पराली का समय आता है, जब पराली जलती है तो यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो जब हवा पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैनेजमेंट है जो, या आप कह लीजिए प्रशासन है जो, ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पर इसको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। इवन एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिए यमुना है, ठीक है, ये यमुना है मान लो। किसी भी नदी में आपने देखा होगा कि यमुना के या नदी के इधर किनारे किनारे क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स होते हैं ना। फ्लड प्लेन्स नाम से अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन फ्लड प्लेन्स से कहने का मतलब है कि आपने कोई भी नदी देखी होगी तो इसके किनारे जमीन छूटी रहती है, इधर भी जमीन छूटी रहती है, ठीक है। तो दोनों किनारों में जो जमीन छूटी रहती है वहां पर जब जल का स्तर, यहाँ यमुना का जल का स्तर बढ़ेगा तो ये पानी यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, और ये हिस्सा छोड़ दिया जाता है। इसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं कि पानी का जब बहाव ज्यादा होगा तो वो आगे तक आएगा। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड्स होते हैं, उर्वरक यहाँ पर सॉरी उर्वर होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, फर्टाइल्स होते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर हमने देखा, यमुना में देखा दिल्ली में, कि यहाँ किनारे किनारे क्या बना दिए हैं, एक बहुत अच्छे टूरिस्ट पॉइंट टाइप से बना दिया गया है, कंक्रीट का बना दिया गया, ठीक है, कि इधर यमुना है पानी, यहाँ पर कंक्रीट के कुछ स्ट्रक्चर्स, तो लोग आएंगे यहाँ पर एक एक्टिविटी बढ़ेगी, इससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो दिल्ली सरकार की परमिशन के बिना थोड़ी हो गया, ये तो सरकार की परमिशन से ही हुआ है। तो सरकार ने ऐसी परमिशन की कि ये जो फ्लड प्लेन्स हैं उनको आपने कंक्रीट का बना लिया। अब पानी जो यहाँ आता था वही पानी तो जमीन में जाता था, तो जल का स्तर नीचे तो जाएगा ही जाएगा। अब जल का स्तर जब नीचे चला गया तो पानी की प्रॉब्लम तो स्वाभाविक है। तो इन चीज़ों में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सरकार उल्टे कदम उठा रही है जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियों का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है, या दूसरे शहरों में भी ये प्रॉब्लम्स कॉमन है, ठीक है, कि किनारे किनारे ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर इस तरह का कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो सीमित हो जाता है, ठीक है। चलिए और क्या बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये हिमालय के कंसर्न को लेकर के कह रहे हैं, हिमालय को लेकर के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हिमालय को लेकर के, कि हिमालय की अपनी एक समस्या है। देखो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इवन एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस स्थिति ऐसी है कि 2100 मतलब ये वाली शताब्दी, ये जो शताब्दी है, ये जब तक खत्म होगी तब तक 80% ग्लेशियर्स हैं जो वो खत्म हो जाएंगे। 80% हमारे ग्लेशियर्स हैं जो वो खत्म हो जाएंगी जब तक ये शताब्दी खत्म होगी, ये कहा जा रहा है, जिस हिसाब से अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और यहां पर भी टूरिज्म, ठीक है, पर्यटन एक बड़ी समस्या हो गई है। यहां पर पर्यटन बड़ी समस्या हो गई है, प्लस दूसरा मान लीजिए एक नियम बना है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक नियम बना है कि भाई कोई भी अगर 100 किलोमीटर की रोड बन रही है लगातार पहाड़ी क्षेत्र में, तो क्या है कि जो पर्यावरण मंत्रालय है उससे परमिशन लेकर के बनानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं लोग, भाई ये नियम क्यों बनाया गया है, ये इसलिए थोड़ी ना बनाया गया है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मौका मिल जाए एक बार कि हम इस पर अपनी पकड़ बना के रखें। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप जब वहाँ पर इतनी बड़ी रोड बनाएंगे तो रोड काटेंगे, थोड़े से स्ट्रक्चर्स काटेंगे, पहाड़ों को काटेंगे, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब लोगों ने इस नियम से बचने के लिए क्या किया, 25-25 के 4 टुकड़े कर दिए। अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या है, आपने एक पैच एक ठेकेदार को दिया, दूसरा दूसरे को दिया, तीसरा तीसरे को दिया, चौथे को दे दिया। रोड भी बन गई आपकी, परमिशन भी नहीं लेनी पड़ी और काम बन गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद हुआ भूस्खलन। ठीक है, कुछ समय बाद भूस्खलन हुआ। अब भूस्खलन ने क्या किया, भूस्खलन ने, लैंडस्लाइड ने क्या किया बेटा, कि लैंडस्लाइड ने सारा का सारा जान माल की हानि वहां पर करना शुरू कर दी। सारा का सारा रास्ता बंद कर दिया, लोग वहां फंसे रहे, तो जो बाहर से गए थे पर्यटक उनको भी समस्या हुई, प्लस वहां के जो लोकल लोग थे उनको भी समस्या हो रही है, प्लस वहां पर जो इतना पैसा लगा था वो सब खत्म हुआ, प्लस कई लोगों की मौतें हुई, वो भी परेशानी हुई। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हिमालय की तरफ से देखी जा रही हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने अभी GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लो, ये देखा। ठीक है, इसमें क्या है कि वो जो लेक्स हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर लेक्स हैं। अब ग्लेशियर पिघला, ग्लेशियर को पिघलने के बाद क्या है कि यहाँ पर एक डिप्रेशन, गड्ढे जैसा था, वहां पर एक लेक जैसी बन गई ग्लेशियर पिघल पिघल के, और किनारे किनारे क्या बन गए, पत्थर, क्योंकि साथ साथ लुढ़कते लुढ़कते पत्थर आए, तो यहाँ पर पत्थर भी खड़े हो गए किनारे 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 किनारे। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि बीच में पानी, इधर उधर आपके पत्थर। इसको क्या कहते हैं हम, ग्लेशियर लेक बोलते हैं। अब ये जो ग्लेशियर लेक है ना, ये ग्लेशियर लेक है, ये पिघल रहे हैं। अब ये पिघल रहे हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पानी और ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा आ रहा है। अब इसकी जो क्षमता है, जो पत्थर इधर उधर इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने एक लेक फॉर्म की थी, झील बनाई थी, वो टूट जाएंगे और फिर एकदम से पानी का बहाव नीचे आ जाएगा। पानी का बहाव जब एकदम से तेजी से नीचे आएगा तो यहाँ पर जो गांव है वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। अल्टीमेटली हो किस वजह से रहा है सब कुछ, ये एनवायरनमेंट पर ना ध्यान देने का एक नतीजा है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं ये, हिमालय की प्रॉब्लम के अलावा और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ग्रीन वॉशिंग को कह रहे हैं कि देखो ग्रीन वॉशिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग बढ़ गई है। ग्रीन वॉशिंग आप समझते हैं, ग्रीन वॉशिंग शब्द का मतलब होता है कि मतलब झूठ बोल करके, मतलब हरित के नाम पर आप कुछ भी बेच दो। एग्जाम्पल आपको मैं दूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो पेन है ये ऐसी प्लास्टिक से बना है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रही, ठीक है। नॉर्मली ये पेन मार्केट में मान लो 10 रुपए का मिलता है, और आपको अगर मैं ये सेंटेंस के साथ अगर मैं बोलूं और लिख दूं यहाँ पर 12 रुपए प्राइस है, तो आप फटाक से इसको खरीद लेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मुझे एनवायरनमेंट को बचाना है। और क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाने का आपने जिम्मेदारी ली हुई है, और आप देख रहे हैं कि अगर मैं 12 रुपए का पेन यूज करता हूं तो मैं थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा हूं ना एनवायरनमेंट को बचाने में, तो आप बिल्कुल खरीदेंगे। लेकिन क्या ये सच था कि सच में ऐसा हो रहा है कि ये पेन है जो वो एनवायरनमेंट को बचा रहा है? नहीं, ठीक है। अब ये चीज धोखाधड़ी जो हो रही है लोगों के साथ, ठीक है, धोखाधड़ी, उसको हम क्या कहते हैं, धोखे से हरित के नाम पर चीजों को बेचना। इसको भी क्या कर दिया, कॉमर्शलाइज कर दिया गया है, कॉमर्शियल कर दिया गया है, ठीक है, व्यापार बना दिया गया है, हरित को भी व्यापार बना दिया गया है, ठीक है। ये ग्रीन वॉशिंग इसका नाम क्यों है, क्योंकि एक समय मतलब आई थिंक जर्मनी वगैरह की या कहीं की बात है ये, जहां पर क्या होटल इंडस्ट्री से ये शब्द निकल के आया। होटल इंडस्ट्रीज में जो टॉवल होती हैं वहां पर उनको डिटर्जेंट में धोने का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर उसकी वजह से होटल इंडस्ट्री ने क्या किया कि वहाँ पर ये लिखा कि ये टॉवल जो मतलब एक कमरे में आप जाते हैं तो 2 टॉवल मान लीजिए रखी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि एक टॉवल को वहाँ पर दोबारा से यूज़ करें। क्योंकि आप भी घरों में क्या करते हैं, एक टॉवल जो धुली हुई है उसको ऐसा थोड़ी ना कि एक बार यूज़ करने के बाद धो देते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर वहाँ पर एक लाइन उन्होंने ये मेंशन कर दी कि इसको हमें एनवायरनमेंट को बचाना है और इस लिहाज से हमें रिसोर्सेज को कम से कम खर्च करना है और आप इसको दोबारा से यूज़ करें, तो जागरूक लोग क्या करेंगे, सही मानेंगे इस बात को, है ना। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो इंडस्ट्री है उसका डिटर्जेंट का पैसा बच गया। मतलब मानसिकता क्या थी, पर्यावरण को बचाना एम था ही नहीं। पर्यावरण को अगर बचाना एम है तो एसी वगैरह जो इतने चल रहे हैं उनको भी कंट्रोल करना होगा, ठीक है। एम कुछ और था, एम था डिटर्जेंट को बचाना, लेकिन
कहा गया पर्यावरण के नाम पर, तो इस चीज को हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग के नाम पर इस समय जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो उस पर भी निगरानी रखने की जरूरत है। निगरानी कि आप ग्रीन वॉशिंग के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को सिर्फ ठग रहे हो। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो वो कह रहे हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन को लेकर के, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन उस पर एक चिंता भी जताई जा रही है। क्या है भाई? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, प्रतिपूरक वनारोपण, प्रतिपूरक वन रोपण। ठीक है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। समझिए इस शब्द का मतलब क्या है। मैं अल्टीमेटली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझिए कि ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, मतलब ये एक जंगल है जिसमें शेर, चीता, भालू, हिरन, गाय, भेड़ सब रहते हैं एक साथ। ठीक है, पेड़ पौधे भी मौजूद हैं, सब यहाँ पर एक अच्छे से रहते हैं। अब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया और उसने कहा कि मुझे इस क्षेत्र में क्या बनानी है? इंडस्ट्री बनानी है, मुझे इस क्षेत्र में इंडस्ट्री बनानी है। उसने परमिशन ली और इतने यहाँ से वृक्षों को काटा। कितने वृक्ष काटे उसने? 500 पेड़ काटे। ठीक है, 500 पेड़ काटे और उसने एक इंडस्ट्री लगा दी, या 5000 पेड़ काटे, मान लो, कुछ भी ले लो एग्जांपल। ठीक है, 500 पेड़ काटे और इंडस्ट्री लगाई। उसने कहा कि हम क्या करते हैं, हम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन कर देते हैं। इसका मतलब हमने क्योंकि इस जंगल से 500 पेड़ काटे हैं, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे और एक 250 पेड़ यहाँ लगा देते हैं, और 250 पेड़ यहाँ, खाली जगह मिल गई है हमें, हम यहाँ पर जमीन खरीदेंगे और 250 पेड़ लगा देंगे। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कहेंगे सर 500 यहाँ से कटे और 250 मिलाकर के 500 यहाँ लग गए, और इसी पृथ्वी पर लगे हैं, तो इसलिए दिक्कत की क्या बात है? 100 किलोमीटर दूर पर उन्होंने लगा दिए। वैसे तो देखो अच्छी बात है, ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, काट रहे हैं तो लगा रहे हैं, इस हिसाब से तो अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये एक वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम है ना, वेल डेवलप्ड, जहां पर एक प्रॉपर पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है, सब एक दूसरे पर निर्भर है, और वो इस जंगल के भीतर मौजूद हैं। सब जीव जंतु जो एक दूसरे पर निर्भर है वो इस जंगल के अंदर मौजूद है। इस हिस्से को काट के जब आप यहां ले आए, तो क्या ये उतना ही डेवलप्ड पारिस्थितिकी तंत्र बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इस लिहाज से एक तरह से आपने अपनी खाना पूर्ति तो कर दी है कि कोई कहने वाला ये ना कह पाए कि आपने 500 पेड़ कटवा दिए, तो वो ये उसको दृष्टिकोण क्या दिया जाएगा कि आपने 500 पेड़ नहीं कटवाए, आपने तो एक जितने कटवाए उतने लगवा भी दिए, तो यानी कि या इवन हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, है ना, मान लो 500 काटे थे और 1000 लगा दिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन क्या आप उतना ही वेल डेवलप्ड पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर डेवलप कर पाए? क्योंकि ये तो आपने 4 अलग अलग जगह लगा दिए, नहीं लगा पाए। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, यहाँ पर प्रशासन को और ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को ठीक करना होगा, और इस तरह की चीजों को, ग्रीन वॉशिंग हो गया या फिर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन है जो, इसको सही लिहाज से लाना होगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्या, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म किया, तो जो उसके दूसरे नुकसान है उनको भी तो भरपाई कीजिए। ठीक है, तो अगर वो कर पा रहे हैं तब तो ये ठीक है, अदरवाइज ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें समझाई जा रही है, समझ गए? तो ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। ठीक है, चलिए, तो ये वो खबरें थी जो पूरे मंथ की इंपॉर्टेंट खबरें थी जो हमें डिस्कस करनी थी प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी खबर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक है, यहाँ पर देखिए, आप को ये पीडीएफ है जो ये मैं ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस पे शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, जो भी हमने लिखा है वो सारी चीजें इसमें शेयर हो जाएंगी। इसके अलावा एक मेंटोरशिप ग्रुप है मेरा, ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप, इसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम किसी भी तरह की कोई भी डाउट है जो उसको आप यहीं पर सॉल्यूशन दे दें उसका, आप उन डाउट्स के साथ इस प्रिपरेशन में आगे ना बढ़े। ठीक है, ये आप QR कोड देख रहे हैं, ये मेंटोरशिप ग्रुप का QR कोड है और ये चैनल का QR कोड है, इनको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर मैं PDF भी शेयर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।